Welcome to Achiever tutorial friends. Today we are going to continue with the same chapter, that is money and credit. So under the money and credit, today we are going to discuss about the modern forms of money. The first modern form of money is currency. Now modern forms of money include currency, paper notes and coins. करेंसी में हम जो है दो टाइप की हमें मनी के फॉर्म मिल सकते हैं, एक है पेपर नोट्स और दूसरे होते हैं कॉइन्स. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि मोस्टली जो मनी जो रहती थी या तो कॉइन्स रहते थे वो गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के बने हुए रहते थे, जो काफ़ी महंगे रहते थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो मेटल जो रहता था वो काफ़ी महंगा रहता था. लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि आज की करेंसी उन टाइप के मेटल से नहीं बनती है. नॉर्मल एकदम जो सस्ता मेटल आता है उसी से बनी हुई रहती है, या तो पेपर नोट्स रहते हैं. नेक्स्ट, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एज पर इंडियन लॉ नो अदर और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी. सो हमारे इंडिया में जैसे कि हर कंट्री में कोई ना कोई करेंसी छापने का किसी को ना किसी को अधिकार मिला हुआ रहता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को. तो वैसे हमारे यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक को अधिकार मिला हुआ है, और हमारी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, डेट इज़ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमें करेंसी नोट्स प्रोवाइड करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिज़र्व बैंक जो है उस करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है और हमें प्रोवाइड करती है. हाँ, अब दूसरा यहाँ पे ये बताया है कि रिज़र्व बैंक के अलावा कोई और दूसरा कोई भी इंडिविजुअल या तो ऑर्गेनाइजेशन उसको करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता. ऐसा अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है और डुप्लिसिटी भी बहुत सारी आ सकती है नोट्स की हमारे मार्केट में, तो जिसके कारण और भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. नेक्स्ट, the law legalizes the use of a rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transactions in India. दूसरा हमें ये भी लॉ जो है ये भी है कि भाई जो है कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जो है इस रुपी का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस को सेटल ऑफ कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है. कुछ भी उसे ख़रीदना हो या तो कुछ भी उसको बेचना हो तो वो रुपीज़ देके रुपीज़ के अंदर ट्रांजैक्शन करके उस ट्रांजैक्शन को क्लोज़ कर सकता है. कोई भी ऐसा पर्सन हो, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल सकता कि वो इस रुपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन. उसको रुपीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़. तो कोई भी पर्सन जो है इंडिया में जो रह रहा है या तो कोई बाहर से भी अगर कोई इंडिया में आ रहा है और उसको अगर इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन करना है सेल या बाय का, तो उसको जो है कंपल्सरीली जो है रुपीज़ में ही करना पड़ेगा, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. नेक्स्ट, दूसरा फॉर्म है डिपॉजिट्स विद द बैंक. अब डिपॉजिट्स विद द बैंक मतलब क्या कि हम बैंक में जो है जाते हैं, वहाँ पे अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट खोलने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम पैसे जमा करते हैं. तो यही यहाँ पे इसी डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं. अब ये डिपॉजिट्स विद जो बैंक्स के साथ जो हम डिपॉजिट करते हैं, ये हमारे इकोनॉमी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है, या तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे. नाउ द अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक. तो एक तो है हम घर पे जो है कैश जमा करके रखते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि अगर वो समझो कैश जो है काफ़ी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, एक अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में जो है हम अपने एक्स्ट्रा कैश जो रहेगी वो डिपॉजिट कर देंगे. नेक्स्ट, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इन अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट. ठीक है, तो अब जो है हम बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो इसका एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है इन कंपैरिजन विद कि भाई हम घर पे ही रखें. तो क्या फ़ायदा है, अगर हम बैंक में अगर हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक जो है हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करती है. जैसे सपोज़ हम मान के चलते हैं कि एनुअली अगर बैंक 100 रुपीज़ पे 3% का इंटरेस्ट दे रही है, तो हमें जो है 100 रुपीज़ पे जो है एनुअली मतलब 12 मंथ्स का हमें 100 रुपीज़ पे 3 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट मिला. तो ये जो है हमारे लिए 3 रुपीज़ जो है एक टाइप की इनकम हो गई. वही अगर इस पैसे को हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया रहता और अपने घर पे ही रखा रहता, घर की कब्बड़ में ही रखा रहता, तो वो जो है पैसा के ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा. वो जो हमें 3 रुपीज़ की जो इनकम करने को मिल रहा है
वो हमें यहाँ पे नहीं मिलती। नेक्स्ट, people have the provision to withdraw the bank as and when they require. Since the deposit in the bank account cannot be withdrawn on demand, can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. दूसरा, इसके पास ये राइट्स रहते हैं पब्लिक के पास कि वो जो है मनी जो है ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकती है अपने अकाउंट से, बैंक के अकाउंट से। तो इसके लिए इस टाइप के डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास ये राइट्स है कि उन्होंने जो अपना पैसा बैंक के अकाउंट में जो डिपॉजिट किया है वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से उसको वापस विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, so demand deposit offer another interesting facility. It is the facility which lacks it is essential characteristics of money. तो डिमांड डिपॉजिट जो है इसके अलावा और भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है मनी का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है ये डिमांड डिपॉजिट की एक और एक फीचर। अब क्या है वो फीचर देखते हैं। यू वुड हैव heard of payments being made by check instead of cash. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैसिलिटी हमें डिमांड डिपॉजिट प्रोवाइड करता है ये है चेक फैसिलिटी। हम जब भी एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं बैंक में तो बैंक जो है हमें उसके सामने चेक्स प्रोवाइड करती है। 30 लीफलेट्स मिलती है चेक की नॉर्मली बेसिक बैंक अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में। तो ये चेक फैसिलिटी क्या करती है कि अगर हम किसी को ये चेक के ऊपर लिख के दे दे कि भाई ये 100 एंड 100 पर्सन को मेरे अकाउंट से 5000 रुपीज़ जितने अमाउंट जो है आप इसे दे देना जब ये आपके यहाँ पे ये चेक शो करे तब, तो वो पर्सन को जिसको हमने चेक दिया है वो पर्सन के पास ये राइट्स आ जाता है कि वो मेरे बैंक में जाके मेरे अकाउंट के अंदर से 5000 रुपीज़ विड्रॉ कर सके। तो ये जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी बनती है डिमांड डिपॉजिट की, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हेल्प पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी के मामले में। नेक्स्ट, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश. Since demand deposit are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. तो ये जो है चेक की फैसिलिटी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हम जो है इसमें ट्रांजैक्शन को सेटल कर देते हैं, किसी भी पेमेंट्स को सेटल कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। क्यों, कैसे कैश के बिना हमने सेटल किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस खाली अपने बैंक में जो अकाउंट में जो मनी डिपॉजिटेड थे उस डिपॉजिट मनी को ध्यान में रखते हुए हमने एक चेक लिखा और उस चेक में ये लिखा कि भाई 5000 रुपीज़ जो है 100 एंड 100 पर्सन को आप दे देना जब ये आपके यहाँ पे ये चेक को डिपॉजिट करने आए तब। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें चेक कैश का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, हमें बस खाली एक चेक बनाना पड़ा और उस सामने वाले पर्सन को जिसको हमें पेमेंट करना था उसको ये हमने चेक दे दिया और वो बाद में सामने वाला पर्सन उस चेक को मेरे बैंक में जाके डिपॉजिट करके मेरे अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. तो क्योंकि ये भी एक टाइप का पेमेंट हुआ चेक के थ्रू, तो डिमांड डिपॉजिट भी जो है एक टाइप का पेमेंट है चेक के थ्रू, तो इसको भी जो है मनी के कैटेगरी में ही काउंट किया गया है हमारे मॉडर्न इकोनॉमी में। नेक्स्ट, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। अब बैंक जो है आपको इतनी सर्विस दे रहा है, आपको अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट कर रहे हो उसके सामने आपको एक इंटरेस्ट भी दे रहा है ताकि आप कुछ अर्न कर सको। तो बैंक तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको फ्री में करेगा, उसको भी कुछ ना कुछ तो अर्निंग करनी है। तो बैंक क्या करता है, बैंक का बेसिक यही काम है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड टू लैंड लोन टू द वन हु रिक्वायर्स इट। ओके, तो अब बैंक की अर्निंग तो करनी है, तो बैंक अर्न कैसे कर रहा है कि बैंक क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट लेती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट किसने खोल दिया, किसने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया, किसने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया। तो अगर इस टाइप से अकाउंट्स खुलते हैं बैंक में तो बैंक को क्या आती है, पैसा जनरेट होता है बैंक के अंदर जो है पैसा आता है। अब वो बैंक पैसा लेके ऐसा तो इस्तेमाल करेंगे, ऐसे तो नहीं कि उसको बस रखा और एक साल बाद जो है कस्टमर को उसके ऊपर 2% 3% का इंटरेस्ट दे दिया, ऐसा तो नहीं है। वो बैंक उस पैसे का कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेंगी। तो बैंक क्या करती है, 15 to 20% जितनी कैश जो रहती है वो अपने पास रखती है। अब वो बैंक अपने पास क्यों रखेगी, क्योंकि वो जो है कभी भी कोई भी पर्सन अगर अपना कैश वापस लेने आए तो वो उसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बैंक में जो है अपना 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, अपने अकाउंट में 100 रुपीज़ डाल दिया
अब बैंक जो है वो 100 रुपीज़ को क्या करेगी, उसका 20 पर रुपीज़, 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ जो है अपने पास रखेगी एज अ कैश, ताकि अगर मैं कभी भी कल भी जाऊँ और बैंक को बोलूँ कि भाई मेरे को मेरे 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ चाहिए, कि 15 रुपीज़ चाहिए, कि 10 रुपीज़ चाहिए, तो बैंक के पास ये इतना टाइम, इतनी फैसिलिटी रहनी चाहिए कि वो जो है पैसा वापस दे सके। ओके, ठीक है। तो अब बचा 80 रुपीज़ उसके अंदर से, तो 80 रुपीज़ बैंक क्या करती है, वो लोन दे देगी। जैसे कि मेरे को अगर समझो कोई पर्सन है, उसको लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, वो बैंक को अप्रोच करेगा और बोलेगा देखो भाई मेरे को जो है पैसे की ज़रूरत है, मेरे को अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो बैंक बोलेगी ठीक है, मैं आपको लोन दे दूंगी, लेकिन आपको मेरे को कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी, उसको बोलेगी कि आपको 12% जो है एज अ एनुअली इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको लोन अमाउंट पे। तो सपोज़ अगर बैंक जो है सामने वाले पर्सन को 100 रुपीज़ देती है, तो वो बैंक जो है उसके ऊपर लोन पे कुछ 12% का इंटरेस्ट चार्ज करे, तो 100 रुपीज़ पे बैंक को वापस कितना रुपीज़ मिला, 112 रुपीज़। 100 रुपीज़ जो उसने लोन दिया था वो उसको वापस मिला, प्लस 12 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट उस पर्सन को बैंक को पे करना पड़ा, क्योंकि बैंक ने उसको जो है लोन दिया था। ओके, अब बैंक इसमें इस पूरे ट्रांजैक्शन में अर्न कितना किया, तो अर्न जो है बैंक ने अराउंड 9 रुपीज़ किया, 12 रुपीज़ नहीं किया। क्यों 12 रुपीज़ नहीं किया, बिकॉज बैंक को 3 रुपीज़, जो 3% जो हम बात कर रहे थे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पे, जो बैंक को कस्टमर को देना पड़ता है, जिस कस्टमर ने बैंक के अंदर अकाउंट में डिपॉजिट किया अपना अमाउंट, उसको भी तो बैंक को कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है। तो इसके लिए बैंक को जो है खाली 9 रुपीज़ का ही फ़ायदा हुआ। कैसे, वापस एक बार बता रहा हूँ। 3 रुपीज़ जो है बैंक ने उस डिपॉजिटर को पे किया एज अ इंटरेस्ट, बिकॉज बैंक में उसने अपना पैसा जमा किया था, और जो 9 रुपीज़ जो था, बचा हुआ 9 रुपीज़ जो था, वो बैंक को जो है एज अ अर्निंग गिना जाएगी, क्योंकि 9 रुपीज़ का जो 12% पे जिसको बैंक ने लोन दिया था, उसने जो है 12 रुपीज़ उसको बैंक को वापस दिया, जिसमें से 12 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ जो है उसने उस डिपॉजिटर को दिया, जिसने बैंक ने जो है, जिसको बैंक के अंदर जिसने डिपॉजिट किया था, और बाकी का 9 रुपीज़ जो है बैंक की अर्निंग हो गई। तो होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया रहेगा कि बैंक जो है किस तरीके से अपनी अर्निंग्स करती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।